नमस्कार साथियों, चलिए आज का हमारा लेसन रहेगा 9वां पार्ट। 12वीं के संस्कृत के स्टूडेंटों के लिए 9वां पार्ट स्टार्ट हो रहा है आज, और आपको अगला पार्ट भी मिल जाएगा कल। उसके बाद में एक पार्ट और बचा है जो आपको कल या परसों के बाद में कभी भी मिल सकता है। ऐसे करके हमारा पूरा कोर्स हो जाएगा। साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्ले स्टोर पे जाकर के हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मिशन कैरियर क्लासेज को अभी डाउनलोड करें और उसके बाद में उस पर आप क्लासों का मजा ले सकते हैं। उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, उसमें आपको छोटे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, एग्जाम में कैसा पेपर आएगा, कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए, इसकी सारी डिटेल आपको लाइव क्लास के रूप में भी मिल सकती है। ठीक है, और आपको जो नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे, चाहे वो ग्रामर के नोट्स हों, साहित्य के नोट्स हों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चन भी हम उपलब्ध करवाएंगे कि एग्जाम में कैसा पेपर आएगा, किस तरह के सवाल आते हैं, सारी जानकारी मिलेगी आपको। तो अभी जाइए फटाफट आप प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर लिखिए मिशन कैरियर क्लासेज। उसके बाद में आप उसको इंस्टॉल कर लें, उसके बाद में इंटर हो जाएं उसमें, और उसके बाद में क्लास आप ले सकते हैं। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं 9वां पार्ट। 9वें है पाठ है। चलिए सबसे पहले साथियों हम पाठ के नाम के बारे में थोड़ा सा हमको बता देते हैं। नाम है कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम। तो यहाँ पर देखिए, कार्यम व साधयेयम से मतलब है कि या तो कार्य सिद्ध करूँगा, ठीक है, या फिर देहम व पातयेयम, या अपनी देह का त्याग कर दूंगा। ऐसा ही इस पाठ का मतलब है। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम पाठ परिचय। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पाठ को। सबसे पहले पाठ परिचय देखते हैं। सभी बच्चों को आप शेयर कर दीजिए जिससे सबको लाभ मिल सके, और प्ले स्टोर पर जाके मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर आप इंस्टॉल करें। प्रस्तुत पाठ अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय नामक ऐतिहासिक उपन्यास के प्रथम विराम के चतुर्थ निश्वास से संकलित है। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से एक छोटा प्रश्न भी तैयार हो चुका है। अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना होगा शिवराज विजयम। क्या है? शिवराज विजयम। या फिर पूछा जा सकता है कि शिवराज विजयम किसकी रचना है? तो अंबिका दत्त व्यास की रचना है। उसके बाद में कह रहे हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास के प्रथम विराम के चतुर्थ निश्वास से संकलित है। ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। कौन? शिवराज विजयम जो है ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके प्रथम विराम में, यानी कि इसमें विराम बनाए गए हैं, मतलब इस उपन्यास को विरामों में विभक्त कर रखा है। फिर कह रहे हैं कि उपन्यास के पहले विराम के चौथे निश्वास से संकलित है। फिर ये आगे जाकर के उसमें निश्वासों में विभक्त है। जैसे बहुत सारे ग्रंथ अंकों में विभक्त होते हैं, कुछ सर्गों में विभक्त होते हैं, ठीक है, जैसे सर्ग हो गया, अंक हो गया, और ये है आपका निश्वासों में अंकित। निश्वास यानी निश्वासों में बटा हुआ ये, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब इसके आगे चलते हैं। लिखा है, इसके रचयिता अंबिका दत्त व्यास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यानी कि जो अंबिका दत्त व्यास जी हैं वो अनेक मतलब विषयों में पारंगत थे, अनेक विषयों का उनको अच्छा ज्ञान था, इसलिए कहा गया कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी बहुत ही अच्छे व्यक्ति और बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। आगे कहते हैं, इन्होंने संस्कृत व हिंदी में शताधिक ग्रंथों की रचना करी है। भाई कितने ग्रंथों की? शताधिक। शताधिक का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर 100 से भी अधिक ग्रंथों की रचना करी है इन्होंने। किसने? अंबिका दत्त व्यास जी ने। तो अब इतने ग्रंथों की रचना करने वाला व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का धनी तो होगा ही, कोई सामान्य व्यक्ति तो लिख नहीं सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकी कृतियों में अभिव्यक्त अद्भुत कल्पना शक्ति एवं पात्रों के चरित्र में प्रदर्शित उच्च आदर्शों ने विद्वज्जनों को अपनी ओर आकृष्ट किया है। कह रहे हैं कि जो और विद्वान लोग हैं उन्होंने भी इनकी प्रशंसा की है। मतलब यहाँ हो गया कि जो अन्य और विद्वज्जन हैं उन्होंने भी इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करी है। तो कहने का मतलब है कि इनकी कहने का तात्पर्य है कि इनकी अव्यक्त जो कल्पना शक्ति है, इनके ग्रंथों के अंदर, रचनाओं के अंदर जो अन्य विद्वज्जन हैं उन्होंने देखा कि भाई इतनी अच्छी कल्पना शक्ति का प्रयोग किया है, और पात्र परिचय इतना अच्छे से दिया है, अपने आप को इतने अच्छे से प्रदर्शित किया है, अपने अच्छे आदर्शों को प्रदर्शित किया है। तो इससे क्या है, अन्य विद्वज्जन भी इनसे आकृष्ट हुए हैं, इनसे प्रसन्न हुए हैं, इनसे कुछ सीखने के लिए लालायित हुए हैं, ऐसे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे कहते हैं, प्रस्तुत पाठ में यह दर्शाया गया है कि जो वीर विश्वास पात्र कर्मठ व दृढ़ संकल्प वाले होते हैं
उन्हें मानवीय एवं प्राकृतिक किसी भी प्रकार की बाधाएं अपने संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। संकल्पित कार्य को पूरा करने में चाहे उन्हें प्राण भी क्यों ना चले जाएं। देखो कितनी अच्छी बात यहां पर कही है, इसको अपने जीवन में एकदम अच्छे से समझ लेना, पूरे जीवन भर काम आने वाली बात है ये। इसमें कहा गया है कि जो वीर विश्वास पात्र कर्मठ व दृढ़ संकल्प वाले लोग होते हैं ना, वो कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा, मुश्किल, परेशानी, कष्ट कैसा भी आ जाए अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। यदि आपने ठान लिया कि मुझे प्रतिदिन रोजाना सुबह 4 बजे जगना है और पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो, तो वो ठान ही लिया है, इसका मतलब करके ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी बाधा आ जाएं। तभी तो कहते हैं फ्रेंड्स कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। यदि वास्तव में ईमानदारी से आपने मेहनत की है तो कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं हरा सकती। कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ये हौसले मजबूत रखो, हर मुश्किल आपके रास्ते से हट जाएगी अपने आप। ठीक है, तो इसी प्रकार के कुछ विचार थे इनके, और इसी प्रकार का एक संकल्प था, एक दृढ़ निश्चय था, जो कि उन्होंने निश्चित रूप से सिद्ध करके दिखाया। ऐसे अपने जीवन में भी आपको ये विचार करना है कि जब मैंने एक बार संकल्प ले लिया है तो उस संकल्प से दूर नहीं हटना है। जब आप खुद ही उस संकल्प से हट जाओगे तो फिर कौन पूरा करने वाला है। आगे देखिए, आगे देखिए फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि शिवाजी का विश्वास पात्र एवं कर्मठ दूत, दूत को गुप्तचर भी कहते हैं बच्चों। बिल्कुल गुपचुप में कोई बात का पता लगाना है हमें, तो हम कुछ लोगों को भेजते हैं नहीं, तो वो पहले भी सिस्टम था, उसको हम गुप्तचर कहते हैं। यानी अब मतलब बिल्कुल चुपके से पता नहीं चले कि भाई कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, और उनकी बातों को सुन के आ जाते थे। तो कह रहे हैं कि कर्मठ दूत गुप्तचर अपने निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए सिंहदुर्ग से पत्र लेकर के तोरण दुर्ग जाता है। ये देखो प्रश्न एग्जाम में भी आने वाला है आपका, कि जो गुप्तचर होता है शिवाजी का, वो कहाँ से जाता है, कहाँ, यानी सिंहदुर्ग से तोरण दुर्ग जाता है वो। ठीक है, सिंहदुर्ग से तोरण दुर्ग जाता है। रास्ते में अनेक प्रकार की भीषण प्राकृतिक बाधाओं के बाद भी वह तनिक भी विचलित नहीं होता है, तथा अपने संकल्पित लक्ष्य की ओर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। बड़े चलो, चाहे लक्ष्य पर कितने भी कष्ट आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, यही उनका एक मानस था। तो तभी तो लिखा है कि रास्ते में उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करा, आंधी, तूफान, बरसात, बहुत भयंकर मौसम हो गया था, बहुत खराब स्थिति हो गई, लेकिन वो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, या तो काम सिद्ध करके दिखाऊंगा या अपने प्राणों को त्याग दूंगा, अपनी देह का त्याग कर दूंगा। तब उन्होंने ऐसा कहा था, और यही पाठ का नाम है आपका। समझे बात को, पाठ का नाम कैसे हुआ, इस तरह से पाठ का नाम हुआ है। देखो लिखा भी आगे, कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम, अर्थात कार्य सिद्ध करूंगा या देह का त्याग कर दूंगा, यही भाव प्रस्तुत गद्यांश में वर्णित किया गया है। तो इससे अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी बच्चों, क्योंकि जीवन में हमें बहुत बार संकल्प करने की आवश्यकता होती है। हम अपने आप से संकल्प करते हैं, लेकिन उस संकल्प से हम पीछे हट जाते हैं, अपने आप से हार जाते हैं हम। यदि आपने एक बार ठान लिया तो उसको पूरा करके दिखाओ। स्वामी विवेकानंद जी की पंक्ति याद करो कि उठो जागो तब तक मत रुको, जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। इसलिए अपने लक्ष्य को दिमाग में रखो, अपने कैरियर को दिमाग में रखो, अपना मिशन फिक्स करो, और हमारे मिशन कैरियर क्लासेस के साथ में जुड़ करके आप ये सब कुछ कर सकते हो बहुत ही आसान तरीका से। तो ये सब आप यदि संभव करना चाहते हो तो जुड़ जाइए अभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से, नाम है मिशन कैरियर क्लासेज। आइए अभी प्ले स्टोर पर फटाफट टाइप करिए मिशन कैरियर क्लासेज और इंस्टॉल करिए अपने मोबाइल में, और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। कोई आपको रोक नहीं सकता, कैसी भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल आपको लक्ष्य प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। तो चलिए आज इस पाठ को हम पूरा कर लेते हैं। तो ये हमारा पाठ परिचय हो जाता है। अब देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये पाठ आगे बढ़ता है, कौन कौन सी बाधाएं इसमें आती हैं,
कैसे वो सिंहदुर्ग से तोरण दुर्ग पहुंचते हैं, पूरी कहानी समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अपने दोस्तों को सबको शेयर कर दो। चलिए, पाठ स्टार्ट हो रहा है आपका। लिखा है मासोयम आषाढ़ है। मासोयम आषाढ़ है कहने का मतलब हो गया कि मासोयम यानी कि यह मास, आषाढ़ का मतलब होता है आषाढ़ का, यानी कि यह मास आषाढ़ का। ये कब की बात है? ये जब की बात है फ्रेंड्स, वीर शिवाजी का एक जो गुप्तचर था, या ऐसे कह सकते हैं कि एक सेवक रघुवीर सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र लेकर के सिंहदुर्ग से तोरण दुर्ग को जाता है। अब इसका नाम भी ध्यान रखना है। जो गुप्तचर या सेवक जो था, उसका नाम था, क्या नाम था? रघुवीर सिंह। क्या नाम था? रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह ये नाम था उसका। ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में सवाल आ सकता है। तो रघुवीर सिंह एक महत्वपूर्ण आवश्यक पत्र लेकर के सिंहदुर्ग से तोरण दुर्ग को जाता है। उस समय जो जो परेशानियां आ रही हैं, जो जो स्थिति थी, उसको बता रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि मासोयम आषाढ़ है, मतलब ये हुआ इसका कि आषाढ़ का महीना है, यानी यह आषाढ़ का महीना है, ठीक है। और अस्ति च सायं समयः, कहा कि और सायंकाल का समय है। क्या है? आषाढ़ का महीना है और सायंकाल का समय है। लिखा है ना, अस्ति च सायं समयः, ये लिख रहा है अस्ति च सायं समयः। आगे लिखा है अस्तम जिगमिषुर भगवान भास्कर है, सिंदूर द्रव स्नातानामिव वरुण दिगवलंबी नामरुण वारिवाहा नाम अभ्यंतरम प्रविष्ट है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कि अस्तम यानी कि अस्त हो जाने के, ठीक है, अस्त हो जाने की। अस्तम जिगमिषुर, जिगमिषुर का मतलब होता है आपकी, ऐसे कह सकते हैं कि जाने के इच्छुक, ठीक है, गम धातु से बना है, तो जिगमिषु का अर्थ हो जाएगा जाने के इच्छुक। अस्तम जिगमिषुर भगवान भास्कर है, तो मतलब हो गया कि अस्त हो जाने के इच्छुक भगवान भास्कर, यानी कि भगवान सूर्य ने। किसने? भगवान सूर्य ने। फिर आगे लिख रहा है सिंदूर द्रव स्नातानामिव, मतलब हो गया भगवान सूर्य ने सिंदूर के जल में, सिंदूर द्रव यानी सिंदूर के जल में, स्नातानाम इव यानी जल में स्नान किए हुए से, किए हुए की तरह, ऐसे जैसे कि सिंदूर के जल में स्नान किया हुआ हो, ऐसे, ठीक है, समझे? यानी किसकी तरह? सिंदूर रूपी जल में स्नान किए हुए की तरह। आगे लिख रहे हैं वरुण दिगवलंबी नाम अरुण, मतलब पश्चिम दिशा, यानी वरुण की जो दिशा होती है वो पश्चिम दिशा होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा वरुण की दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा। तो हमें इसमें याद रखना होगा कि पश्चिम दिशा का, पश्चिम दिशा का अवलंबित, अवलंबी होना यानी कि आश्रय लेना, पश्चिम दिशा का आश्रय लेने वाले लालिमा से युक्त बादलों के अंदर प्रवेश किया, यानी कि छिप गए। कौन? वारिवाहा, वारिवाहा का मतलब बादल होते हैं। आभ्यंतरम का मतलब अंदर, प्रविष्टा यानी प्रवेश कर गए, यानी कि उसमें छुप गए। कौन कौन छुप गए? पश्चिम दिशा का आश्रय लेने वाले लालिमा से युक्त बादलों के अंदर प्रवेश कर गए। कौन? भगवान सूर्य। लिख रहा है ना जिगमसूर भगवान भास्कर, जो भगवान भास्कर हैं, यानी कि आषाढ़ का महीना है, सायंकाल का समय है, अस्त हो जाने के इच्छुक भगवान सूर्य ने सिंदूर के जल के पानी में स्नान किए हुए की तरह पश्चिम दिशा का आश्रय लेने वाले लालिमा से युक्त बादलों के बीच में प्रवेश कर लिया, अर्थात बादलों के बीच में छुप गई, ऐसा मतलब है इसका। आगे चलिए, आगे लिखते हैं। अब देखो यहां से आगे से देखते हैं हम, यहां लिखा हुआ है कलविंकाश्चाटकैरुतहि परिपूर्णेषु नीडेषु प्रतिनिवर्तन्ते। तो यहां पर मतलब हो गया, देखिए
गौरैया, कलविंका का मतलब होता है गौरैया। और यहाँ पर लिखा है चाटकैर, चाटकैर से मतलब आपको समझना है गौरैया के बच्चों की तरह, गौरैया के बच्चों की तरह। अब रुतही, रुतही का मतलब वैसे आवाज होती है, रुतही का मतलब क्या होता है, आवाज। और परिपूर्णेशु यानी युक्त, यानी आवाजों से युक्त। नीडेशु, नीडेशु का मतलब घोंसलों के अंदर, ठीक है। और प्रतिनिवर्तनते का मतलब होता है लौट रहे हैं। तो अब एक साथ अर्थ समझ लो। इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों कि गौरैया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पक्षी विशेष गौरैया के बच्चों की आवाजों से परिपूर्ण घोंसलों में लौट रहे हैं, यानी कि वो आवाज करते 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 अपने घरों में लौट रहे हैं, अपने घोंसलों के अंदर लौट रहे हैं, आवाज से परिपूर्ण वो सब कहाँ लौट रहे हैं, घरों के अंदर लौट रहे हैं। वो दृश्य बता रहे हैं आपको, प्रकृति का दृश्य कैसा था उसको व्यक्त कर रहे हैं शब्दों में कवि। आगे देखिए, आगे लिखा है वनानि प्रतिक्षणम अधिकाधिकाम श्यामताम कलयंती। अब प्रकृति के बारे में आगे कह रहे हैं कि प्रकृति में क्या स्थिति चल रही है। बता रहे हैं कि वनानी, वनानी का मतलब होता है जंगल, ठीक है। लिख रहा है प्रतिक्षणम अधिकाधिकाम, प्रतिक्षण का मतलब होता है हर पल, पल पल, ठीक है, प्रतिपल। तो प्रतिक्षण यानी प्रतिपल, अधिक से अधिक, अधिकाधिकाम का मतलब अधिक से अधिक यानी ज्यादा से ज्यादा। श्यामताम का मतलब होता है श्यामपण या कालापन, यानी कि जैसे आपको पता है शाम हो जाती है, रात्रि का समय होता रहता है, तो धीरे धीरे कालापन आता जाता है ना, अंधेरा सा छाता रहता है, वो वाली बात है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कालेपन को कलयंती यानी प्राप्त हो रहा है, कालेपन को प्राप्त हो रहा है, प्राप्त करते हैं कालेपन को, यानी काला हो जा रहा है, धीरे धीरे अंधेरा सा हो जा रहा है, ऐसे समझ लो आप। तो इसको दोबारा समझ लो, मैं आपको बता रहा हूं। वनानि प्रतिक्षणम अधिकाधिकाम श्यामताम कलयंती, जंगल बार बार अधिक से अधिक कालेपन को प्राप्त हो रहा है, यानी कि काला होता जा रहा है, शाम होती जा रही है, ठीक है, रात्रि का सा मौसम होता जा रहा है। ऐसे आगे चलिए, आगे लिख रहे हैं अकस्मात परितो मेघमाला पर्वत श्रेणीव प्रादुरभूत। मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं कि अकस्मात यानी अचानक, इसके बाद अचानक। अब देखो, परितः मेघमाला, परितः यानी चारों ओर, मेघमाला यानी मेघमाला, पर्वतों की एक श्रृंखला होती है, बादलों की एक श्रृंखला होती है, उसको मेघमाला कहते हैं। तो इसके बाद में बच्चों क्या हुआ, अचानक चारों ओर मेघमाला पर्वतों की पंक्तियों की तरह प्रकट हो गई, प्रादुर्भूत यानी प्रकट हो गई, किसकी तरह, पर्वत श्रेणी यानी पर्वतों की श्रेणियों की तरह। जैसे पर्वतों की श्रृंखलाएं नहीं होती हैं क्या, ऐसे पर्वतों की श्रृंखला होती है, उन पर्वतों की श्रृंखला की तरह अचानक प्रादुर्भूत यानी प्रकट हो गई। क्या प्रकट हो गई, चारों ओर मेघमाला यानी बादलों की मालाएं। आपको पता है मौसम खराब चल रहा है, बरसात का मौसम हो रहा है, भयंकर कालापन छा रहा है, अंधेरा सा हो जाता है, और मेघमालाएं, अनेक बादल आपको चलते हुए दिखाई देते हैं, मेघमालाएं पर्वतों की पंक्ति की तरह दिखाई दे रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। ये दृश्य है उस समय का, ऐसा वहां पर दिख रहा है, ये कहने का मतलब है यहाँ पर। तो आपको समझ में आ रहा है कि स्थिति कैसी हो रही है वहां पर। अब आगे चलिए, आगे और भी बता रहे हैं कि और क्या हो रहा है यहाँ। तो एक एक चीज को बता रहा हूं मैं। आगे देखो, लिखा हुआ है क्षणम सूक्ष्म विस्तारः परतः प्रकटित शिखरी शिखर विडंबना अथ दर्शित दीर्घ शुंड मंडित दिगंत दंत विल भयानकाकारा ततः पारस्परिक संश्लेष विहित महांधकारा च समस्तम गगनतलम पर्यच्छदीत। देखिए, बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पर लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि अथ दर्श, फिर लिख रहे हैं कि क्षणम, क्षणम का मतलब होता है क्षण भर में, या फिर हम कह सकते हैं पल भर में, यानी एक ही क्षण में। आपको पता है मौसम होता है ना खराब, तो एक ही क्षण में ऐसा लगता है बिजली कड़क जाती है, कभी बादल हो जाते हैं, कभी अंधेरा सा हो जाता है, कभी उजाला सा हो जाता है, इस तरह की स्थिति बन रही है, उसी का वर्णन कर रहे हैं कभी। तो कह रहे हैं कि पल भर में
सूक्ष्म विस्तारः यानी सूक्ष्म विस्तार वाली परतः प्रकटित शिखरी यानी चारों ओर से पर्वत शिखरों का, सूक्ष्म विस्तार करने वाली चारों ओर से पर्वत शिखरों का अनुकरण करती हुई, पर्वत शिखरों का क्या करती हुई, अनुकरण करती हुई। प्रकटित शिखरी शिखर विडंबना यानी पर्वत शिखरों का अनुकरण करती हुई प्रकट होती हुई। फिर आगे कह रहे हैं कि प्रकट होती हुई अथ दर्शित, दोबारा सुन लो यहां तक, पल भर में सूक्ष्म विस्तार वाली चारों ओर से पर्वत शिखरों का अनुकरण करती हुई यानी पीछा करती हुई प्रकट होती हुई। ठीक है, प्रकट होती हुई। आगे लिख रहे हैं अथ दर्शित दीर्घ सुंड मंडित दिगंत दंताविल भयानक कारः यानी कि उसके बाद लंबी लंबी सूढ़ों से सुशोभित। अथ दर्शित दीर्घ शुंड मंडित, इसका मतलब है दर्शित दीर्घ शुंड मंडित का अर्थ हो जाता है लंबी लंबी सूढ़ों से सुशोभित। दर्शित यानी दिखाई देने वाली, दीर्घ यानी लंबी, शुंड यानी सूढ़, मंडित यानी सुशोभित होना। ठीक है, तो अर्थ हो गया आपका कि इसके बाद में लंबी लंबी सूढ़ों से युक्त या सुशोभित दिग्गजों के समान, किसके समान, दिगंत यानी दिग्गजों के समान, दंतावल भयानक आकारः यानी भयानक आकार वाली, तथा इसके बाद आपस में क्या हो रही है, संश्लेष विहित, आपस में संश्लिष्ट होने पर घना अंधकार करने वाली, बहुत अंधकार करने वाली बादलों की माला ने संपूर्ण आकाश मंडल को ढक दिया है, आच्छादित कर दिया है, पर्याच्छादित कर दिया है। गगन तल यानी कि पूरे आकाश मंडल को, गगन तल का मतलब आकाश मंडल को, कौन से को, समस्त आकाश मंडल को ऐसा लग रहा है जैसे कि ढक दिया हो। कभी कभी जब मौसम बहुत भयंकर खराब होता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ढक दिया गया हो, जैसे कि सूर्य छुप जाता है, दिखाई नहीं देता है, अंधेरा सा हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद बादल हट जाते हैं, उजाला हो जाता है, बिजली कड़कती है भयंकर वाली, एकदम गर्जना होती है, बरसात होती है, आंधी तूफान एक साथ आ रहे हैं, ऐसा मौसम हो रहा था उस समय। अब आप अंदाजा लगाओ, ऐसे मौसम में कोई व्यक्ति जा रहा है, कहां से, सिंहदुर्ग से तुरंतदुर्ग जा रहा है, तो कितनी मुश्किलों का सामना उसने करना पड़ रहा है। तभी तो कहा है कि या तो काम सिद्ध करूंगा या प्राण त्याग दूंगा। तो यहां तक आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखो थोड़ी सी भाषा जटिल आपको लग सकती है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको सरल तरीका से समझ में आता जाएगा। जैसे जैसे आप सुनोगे तो आपको समझ में आता रहेगा। इसमें जो शब्द हैं उनको थोड़ा सा आप याद कर लेना, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ लिख रहा है कि अस्मिन समये एक है 16 वर्ष देशियो गौरो युवा हयेन पर्वत श्रेणी रूपरि गच्छति स्म। अब देखो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो लिखा है कि अस्मिन समये यानी कि इस समय, अस्मिन समये का मतलब इस समय। आगे देखो एक है यानी कि एक, 16 वर्ष देशियो यानी कि 16 वर्ष का, 16 वर्ष देशियों का मतलब 16 वर्ष का, गौरव युवा यानी कि गौरा युवा, हयेन यानी कि हयेन का मतलब होता है घोड़े से, किससे, घोड़े से, पर्वत श्रेणी रूपरि यानी पहाड़ों के शिखरों के ऊपर ऊपर जा रहा था, गच्छति यानी जा रहा था। अब पूरे को एक साथ समझा देता हूं। अस्मिन समये एक 16 वर्ष देशियो गौरो युवा हयेन पर्वत श्रेणी रूपरि गच्छति स्म। अर्थात इस समय एक 16 वर्ष का, 16 वर्षीय एक 16 वर्ष का गौरे रंग का युवक, हयेन यानी घोड़े से, गौरे रंग का युवा था कोई जो कि घोड़े से, हयेन यानी घोड़ा होता है, घोड़े से पर्वत शिखरों के ऊपर ऊपर जा रहा था। यानी कि कोई युवा व्यक्ति था जो कि पहाड़ों के ऊपर ऊपर चल रहा था ऐसे घोड़े से। किससे जा रहा था, घोड़े से जा रहा था। अब आगे सुनिए, अब वो व्यक्ति कैसा था उसके बारे में आगे लिख रहे हैं। कभी सुनो, पूरी बात को अच्छे से समझना कि व्यक्ति आखिर कैसा था। वर्णन कर रहे हैं उसका। अब कह रहे हैं कि एष है सुगठित दृढ़ शरीर है, श्याम श्यामैर गुच्छ गुच्छ ही, कुंचित कुंचित ही, त्वच कलाप ही,
कमनीय कपोल पालिः दूरागमनायाश्वशेन सूक्ष्म मौक्तिक पटले नैव स्वेद बिंदु ब्रजेन समाच्छादित ललाट कपोल नासाग्रोत्तरोष्ट है प्रसन्न बदनाम भोज प्रदर्शित दृढ़ सिद्धांत उत्साह है। राजत सूत्र शिल्पकृत बहुल चकाचक्य वक्र हरितोष्णीश शोभिते हरिते नैव च कंचुकेन व्यूढ़ गूढ़ रचिता कार्य है। कोपि शिववीरस्य विश्वासपात्रम सिंहदुर्गात् तस्यैव पत्रमादाय तोरण दुर्गम प्रयाति। देखो ये लाइन हमने इसलिए एक साथ बोली क्योंकि एक ही वाक्य मान लो, इसको एक ही साथ बोले जाने वाला है। ये इसमें ये बताया गया है कि कौन व्यक्ति था, उसका पूरा वर्णन है, कैसा कैसा दिखता है, कैसा व्यक्ति है और वो कहाँ जा रहा है। तो लास्ट में इसमें एक लाइन लिखी है ना, सिंह दुर्ग से वह पत्र को लेकर के तोरण दुर्ग जाता है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। अब इसी को मैं आपको एक बार यहाँ पर और एक बार सही तरीका से बता देता हूँ। चलो अब देखो एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ अर्थ की तरफ चलता हूँ। देखो एषः सुगठित दृढ़ शरीरः, तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा कि वह सुगठित दृढ़ शरीर वाला। आगे लिख रहा है श्याम श्यामैर गुच्छहि, श्याम श्यामैर गुच्छहि का मतलब हो जाएगा आपका, श्याम का मतलब तो काला होता है और फिर काला यानी कि काले काले, क्या अर्थ हो जाएगा, काले काले। गुच्छ गुच्छहि, तो गुच्छ गुच्छहि से तात्पर्य हो जाएगा कि गुच्छेदार, जैसे किसी के बाल गुच्छेदार होते ना ऐसे, तो वही उसमें बता रहे हैं कि काले काले गुच्छेदार घुंघराले। ठीक है, फिर लिख रहा है कुंचित कुंचितहि, कुंचित कुंचितई का मतलब होता है घुंघराले, कुंचित कुंचितई यानी घुंघराले। अब क्या, कच कलापहि, कच कलापई का मतलब होता है केश समूहों द्वारा। कच यानी बाल होते हैं, कलाप यानी समूह होता है, तो कच कलाप का मतलब हो गया बालों के समूहों के द्वारा यानी केश समूहों के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिख रहा है, आगे लिख रहा है कि कमनीय कपोल पाली ही, कमनीय यानी कि सुंदर, कपोल पाली का मतलब है गालों वाले, सुंदर गालों वाला। उसका वर्णन कर रहे हैं कैसा था वो दिखने में, सुंदर गाल थे उसके टमाटर की तरह। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे लिखा है दूरागमनाया सवशेन सूक्ष्म मौक्तिक पटले नैव। फिर इसका मतलब हो गया आपका, अब इसका मतलब हो जाएगा दूरागमनाय का मतलब दूर से आने के परिश्रम के कारण, दूरागमनाया सवशेन यानी कि दूर से आने के परिश्रम के कारण, क्योंकि काफ़ी दूर से आ रहा था वो, तो दूर से आने के उस परिश्रम के कारण से। आपको पता है कि दूर से कोई व्यक्ति चल के आता है तो पसीने आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वही लिख रहे हैं कि दूर से आने के परिश्रम के कारण सूक्ष्म मौक्तिक पटले नैव, यानी कि सूक्ष्म मौक्तिक का मतलब पसीने की बूंदों से, सूक्ष्म यानी छोटी छोटी पसीने की बूंदों से, जिसका पटले नैव यानी कि माथा, जिसका माथा। अब पसीना कहाँ कहाँ पर जा रहा है सुनो, बहुत दूर से आने के कारण जिसका पसीने से माथा, उसके बाद में गाल, उसके बाद में नाक का अग्रभाग, बिंदु स्वेद बिंदु ब्रजेन, स्वेद बिंदु का मतलब होता है पसीने के उस बूंदों से, पसीने की उस बूंदों से, ब्रजेन समाच्छादित। अब कहाँ तक पहुँच गया, कहाँ तक आच्छादित हो गया है, माथा, गाल, नाक का अग्रभाग, नासाग्रोत्तर लिख रहा ना, ये देखो ललाट हो गया आपका, कपोल हो गया, गाल हो गया, नासाग्रभाग नाक का अग्रभाग, जैसे नाक पे पानी आ जाता ना ऐसे। उसके बाद में प्रसन्न बदनाम भोज, और ऊपरी होठ व्याप्त है, ऊपर के जो होठ है वहां पर भी व्याप्त है। प्रसन्न मुख, कमल से दृढ़ सिद्धांत के महान उत्साह को प्रकट करने वाला व्यक्ति। देखो प्रदर्शित दृढ़ सिद्धांत यानी दृढ़ सिद्धांत को प्रदर्शित करने वाला, महान उत्साह से युक्त, जिसका उत्साह इतना अच्छा था, महान उत्साह से युक्त। रजत सूत्र शिल्पकृत यानी चांदी के तार की कड़ाई के कारण,
चांदी के तार की कढ़ाई के कारण, बहुल यानी बहुत अधिक, चाकचक्य वक्र, चाकचक्य वक्र यानी चमकने वाली, बहुत अधिक चमकने वाली, टेढ़ी बंधी हुई, देखो वक्र यानी टेढ़ी, हरितोष्णीश, उष्णीश का मतलब पगड़ी होती है, टेढ़ी बंधी हुई हरी पगड़ी, हरित यानी हरी, उष्णीश यानी पगड़ी, जो फेंटा बांधते ना, मतलब ऐसे पगड़ी मान लो सिर पे बांधने वाली, उसको कहते हैं। तो हरी बंधी हुई हरी पगड़ी कैसी बंध रही है, वो टेढ़ी बंधी हुई हरी पगड़ी। और आगे लिख रहे हैं हरिते नैव च, और लिख रहे हैं हरे ही कुर्ते से सुशोभित, हरिते नैव च कंचुकीन, कंचुकीन यानी कुर्ता होता है, तो उस हरे रंग के कुर्ते से सुशोभित, व्यू रचना युक्त, व्यूड गूढ़ रचना कार्य यानी कि व्यू रचना से युक्त, कोपी यानी कोई भी, ठीक है, शिववीर से विश्वास पात्र, कोई भी शिववीर का विश्वास पात्र जो व्यक्ति था वो सिंह दुर्ग से तस्यैव पत्रमादाय, उसी के पत्र को लेकर के तोरण दुर्गम प्रयाति, तोरण दुर्ग को जाता है। देखो ये कितना मतलब एक जटिल उन्होंने वर्णन किया है भाई। अब देखो इसी वर्णन को मैं एक बार और आपको पूरे को बता देता हूं एक साथ, हालांकि थोड़ा सा जटिल है, आप अच्छे से सुनोगे तो ही आपको समझ में आ पाएगा। ये देखो मैं पूरे को एक साथ बता रहा हूं। अस्मिन समय एक 16 वर्ष देश को यहां से बता रहा हूं। इसी समय एक 16 वर्ष का गौरे रंग का युवा घोड़े से पहाड़ों की शिखरों के ऊपर जा रहा था। सुगठित दृढ़ शरीर वाला, काले काले गुच्छेदार घुंघराले बालों से सुशोभित सुंदर गालों वाला, दूर से आने के परिश्रम के कारण पसीने की बूंदों से जिसका माथा, गाल, नाक का आगे का भाग और ऊपर का होठ व्याप्त है, प्रसन्न मुख कमल से दृढ़ सिद्धांत के महान उत्साह को प्रकट करने वाला, चांदी के तार की कड़ाई के कारण बहुत अधिक चमकने वाली और टेढ़ी बंधी हुई हरे रंग की पगड़ी और हरे ही कुर्ते से सुंदर दिखने वाले सुशोभित व्यूढ़ रचना से युक्त गुप्तचर के कामों को करने वाला ऐसा कोई वीर शिवाजी का विश्वास पात्र सेवक या गुप्तचर उस वीर शिवाजी के ही पत्र को लेकर के सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग को जाता है, तोरण दुर्ग को जा रहा है। देखो कितना बढ़िया वाक्य लिखा है। तो इतनी सारी बात एक ही साथ आपको समझनी होती है क्योंकि ये एक ही साथ लिखी गई हैं। अब देखो यहां पर आपको चित्र भी दिख रहा होगा, ये है वो गुप्तचर भैया, देखो ये है वो गुप्तचर भैया जो जा रहा है बेचारा। देखो कितनी अच्छे उससे जा रहा है अपने संकल्प के साथ में। मौसम खराब हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, फिर भी जा रहा है, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, यही उनका संकल्प है। आगे चलो थोड़ा सा पार्ट और है, देखिए अब मौसम को बता रहे हैं यहां पर कि मौसम कैसा हो रहा है, उसके बारे में यहां पर बताने की चेष्टा की जा रही है। तो यहां लिखते हैं तावत अकस्मात उत्थितो महान झंझावात है एक सायं समय प्रयुक्त स्वभाव वृत्तोंधकार है सच दुगणितो हो मेघमाला भी। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है साथियों कि जब वह सेवक अपने पत्र को लेकर के जाता है, ठीक है, शिवाजी का कोई महत्वपूर्ण पत्र था उसको लेकर के जाता है, तभी अचानक तावत उसी समय अकस्मात उत्थितो महान झंझावात है, उसी समय अचानक बहुत बड़ी आंधी उठी। झंझावात यानी आंधी, अचानक आंधी उठी बहुत तेज। क्या उठी? आंधी उठी, झंझावात उठा एक साथ। फिर एक सायं समय प्रयुक्ता स्वभाव, एक और दूसरी तरफ साय का समय, यानी एक और तो साय का समय था और एक और आंधी उठ रही है भाई, यानी कि एक तो रात्रि का समय वैसे हो रहा है और आंधी तूफान वैसे आ रहे हैं। तो बताइए डर तो लग रहा होगा कि नहीं, यदि अपन होते तो कितनी दिक्कतें आती। ठीक है, तो एक और तो साय का समय और उस समय स्वाभाविक रूप से घना अंधकार, यानी साय के समय तो स्वाभाविक रूप से घना अंधकार होता है, यानी लिख रहे ना स्वभाव रूप से वृत्तोंधकार, यानी कि सायकाल को तो अपने आप स्वाभाविक रूप से ही अंधकार हो ही जाता है। ठीक, सच द्विगुणितो हो मेघमाला भी, एक तो स्वाभाविक रूप से अंधकार और घना अंधकार, यानी एक और तो साय का समय और उस समय स्वाभाविक रूप से घना अंधकार जो था वे, और भी द्विगुणितो मेघमाला भी
वर्षाकालीन मेघमालाओं से दुगना हो गया। यानी एक तो सायंकाल का समय वैसे ही था तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा तो ऐसे ही हो रहा था, और अब जो वर्षाकालीन मेघमाला आ रही थी, ठीक है, उससे और ज्यादा वो द्विगुणित हो गया। द्विगुणित तो मेघमाला भी मेघमालाओं से दुगना हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखते हैं। फिर देखो यहाँ से लिखा है झंझावातोद्दहूत ही रेणुभिः शीर्णपत्रैः कुसुमपरागैः शुष्कपुष्पैश्च पुनरेष द्वैगुण्यं प्राप्त है। तो इसका मतलब हो गया कि झंझावातोद्दहूत ही, यानी आंधी से उठी धूलों से, आंधी से उठी हुई धूलों से, रेणु भी यानी धूलों से। कहाँ से उठी हुई धूल? आंधी से। आंधी के कारण उठने वाली धूलों से, पीले पड़े पत्तों से, शीर्ण पत्रई, शीर्ण पत्रई का मतलब पीले पड़ गए पत्तों से। जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं ना पेड़ों में, उन पीले पड़ गए पत्तों से कुसुम परागही, कुसुम यानी फूल होता है, पराग होता है उसके बीच में जो रहता है, फूलों के परागों से, कुसुम परागही यानी फूलों के परागों से, शुष्क पुष्पैश्च और सूखे हुए पत्तों से, सूखे हुए पुष्पों से, पत्तों से, यह अंधकार फिर से द्वैगुण्यम प्राप्त, पुनः दुगना हो गया, यानी उससे और दुगना हो गया। यानी कि जैसे पत्ते पीले पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे, और एक साथ जैसे आंधी तूफान आया तो उससे क्या, वो सारे पत्ते उड़ के आते हैं आंधी तूफान में, मिट्टी धूल सब आती है, तो कह रहे हैं कि और ज्यादा दुगना हो गया उससे। ठीक है, आगे लिख रहे हैं फिर, इह पर्वत श्रेणीतः पर्वत श्रेणी ही वनात वनानि ही शिखराच्छ शिखरानि प्रपातात प्रपातान अदित्यात् अदित्यकाः उपत्यकात् उपत्यकाः न कोपि सरलो मार्ग है नानुदभेदिनी भूमि पंथा अपि च नावलोक्यते। रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा, कितना भयंकर मौसम हो रहा है। कह रहे हैं कि इस स्थान पर, यह यानी यहाँ उस स्थान पर, पर्वत श्रेणीतः यानी कि पर्वतमाला से, पर्वत श्रेणी से या पर्वतमाला से, पर्वतमालाएं यानी एक पर्वतमाला से दूसरी पर्वतमालाएं, पर्वत श्रेणी से पर्वत श्रेणी, और वनों से वन, वनात वनानी यानी वन से एक वन से दूसरे वन। उसके बाद में शिखरान शिखराणी यानी शिखरों से या चोटियों से चोटियों पर, एक चोटी से दूसरी चोटियों पर। उसके बाद में प्रपातात, प्रपात का मतलब झरना होता है, यानी झरने के बाद दूसरे झरना। उसके बाद में आदित्यका के बाद में आदित्यकाएं, उपत्यका के बाद में उपत्यकाएं। ठीक है, उपत्यकात उपत्यका, उपत्यका के बाद में उपत्यकाएं। और ऐसा कोई भी सीधा रास्ता नहीं था। कह रहा है कि न कोपि सरलो मार्ग है। सरलो मार्ग का मतलब सीधा रास्ता नहीं था, कोई भी ऐसा कोई सीधा रास्ता हो भाई, ठीक है, कि भाई सीधे रास्ते पे चले जाओ आराम से, कोई ऐसा सीधा रास्ता नहीं था। न अनुदभेदनी भूमि, और दूसरी बात और सुनो कि एक तो सीधा रास्ता नहीं था, और न समतल भूमि थी, यानी अनुभेदनी भूमि नहीं थी, समतल भूमि नहीं थी। पंथा पीछे नावलोक्यते, और रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, पत्थर कांटे सब चीज पड़ी हुई थी उस पर, और एक आंधी तूफान सब चल रहा था, उससे रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी स्थिति हो रही थी उस समय। अब समझ लो कैसी खतरनाक स्थिति थी उस समय। और फिर आगे अगली लाइन में तो और भी खतरनाक बात लिखी है। अब देखो बच्चों, आगे देखो अगली लाइन में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। घोड़े के बारे में बता रहे हैं, बेचारे घोड़े के बारे में थोड़ा बहुत कह रहे हैं कि क्षणे क्षणे हयस्य खुरा चिक्कण पाषाण खंडेशु प्रस्खलंती, यानी कि जब वे घोड़े से जा रहा था तब क्या हो रहा था उसके बारे में बता रहे हैं कि क्षण क्षण पर, पल पल भर में घोड़े के खुर चिकने पत्थरों से फिसल रहे थे। खुराहा यानी खुर, चिक्कण यानी चिकने, पाषाण यानी पत्थरों से, पत्थर के टुकड़ों से या पत्थरों से, प्रस्खलंती यानी खिसक रहे थे, फिसल रहे थे। जैसे आप पत्थरों के ऊपर चलो तो आप बताइए, पत्थरों के ऊपर जाओगे तो फिसलोगे कि नहीं फिसलोगे? ऐसे तो घोड़ा जा रहा है बेचारा पत्थरों के ऊपर, तो उसके पैर फिसल रहे हैं, कभी खुरों में लग रही है, कभी दिक्कत आ रही है, लेकिन वो भी चल रहा है बेचारा, वो भी साथ दे रहा है उसका। आगे लिख रहे हैं, पदे पदे दो धूयमानाः वृक्ष शाखाः समुख माघनंती परम दृढ़ संकल्पोयम सादी न स्वीकार्यात विरमति। देखो कितनी सुंदर बात लिखी है इसमें। कह रहे हैं
कि आगे देखो मैं बता रहा हूं यहां से, तो इसका अर्थ बता रहा हूं, पदे पदे दो धू यमाना, यानी पग पग पर, एक एक पग पर, जैसे एक आगे एक पैर बढ़ाया, एक पग आगे बढ़ाया तो फिर मुश्किल सामने आ गई, एक पत्थर खराब सा आ गया, कुछ आ गया, तो पद पद पर बार बार अत्यधिक हिलने वाली, दो धू यमाना यानी अत्यधिक हिलने वाली। अब क्या हिलने वाली, आगे लिख रहे हैं इसमें, मैं आगे बताता हूं, चलिए। अत्यधिक हिलने वाली, अब क्या हिलने वाली, आगे लिख रहे हैं वृक्ष शाखा, यानी अत्यधिक रूप से हिलने वाली वृक्ष शाखा। क्या हिलने वाली, वृक्ष शाखा। और फिर उन वृक्ष शाखाओं की सम्मुखमाघनंती, वृक्ष शाखाओं की जो टहनियां हैं वो, यानी बहुत जोर से हिलने वाली वृक्ष शाखाओं की टहनियां कहां आ रही हैं, सम्मुखम आघनंती, यानी मुख के सामने आ रही हैं, मुख के आगे आकर के आघनंती यानी चोट पहुंचाती हैं। जैसे आपको पता है कि आप जा रहे हैं जंगल में होकर के, पेड़ पौधे बहुत सारे हो रहे हैं, आंधी तूफान चल रहा है, तो पेड़ हिलेंगे इधर उधर, उनकी जो टहनियां हैं, उनकी जो डालें हैं वो आपके मुख पर आ रही हैं, ठीक है, ऐसे, तो मुख पर चोट पहुंचा रही हैं ऐसे। लेकिन फिर भी कह रहे हैं, लेकिन जिसने संकल्प को दृढ़ कर लिया है, कह रहे हैं कि परंतु दृढ़ संकल्पोयम, जिसने संकल्प को मजबूत कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए काम को सिद्ध करके ही रहूंगा, चाहे प्राणों को त्याग दूंगा, ऐसे, तो जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया है यह साधी, साधी का मतलब होता है बच्चों अश्वारोही, यानी अश्व पर आरोह होकर के जाने वाला, अश्वारोही उसको कहते हैं साधी, ठीक है। तो जिसने संकल्प मजबूत कर लिया है, दृढ़ कर लिया है, वह घुड़सवार अपने अटल निश्चय से रुकता नहीं है, ने स्वीकार्यात यानी अपने काम से विरमति यानी रुकता नहीं है, विराम नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, यही तो दृढ़ संकल्प होता है। ऐसा ही दृढ़ संकल्प आपको पढ़ाई के लिए करना है, अपने मिशन को पूरा करने के लिए करना है, अपने आप को सिद्ध करने के लिए करना है, नौकरी प्राप्त करने के लिए करना है, सफलता प्राप्त करने के लिए करना है, सफल होने के लिए करना है। तब देखो कोई बाधा, तब देखो कोई ताकत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आपको रोक नहीं पाएगी। आगे सुनो, थोड़ा सा और है, परितः सहड़हड़ा शब्दम दोधूयमानानाम परस्य सहस्र वृक्षाणाम बाताघात संजात पाषाण पातानाम प्रपातानाम महांद तमसेन ग्रस्यमानानामिव सत्वानाम क्रंदनस्य च भयानकेन स्वनेन कबलीकृतमिव गगनतलम परम देहं वा पातयेयं कार्यं वा साधयेयं इति कृत प्रतिज्ञोऽसहु शिववीर चरोह निज कार्यान् विरमति। लास्ट लाइन है, बहुत ही सुंदर तरीका से व्यक्त किया गया है। अब क्या किया गया है व्यक्त, चलिए एक बार और मैं आपको अच्छे से बताता हूं। लिखा हुआ है, यहां से देखेंगे हम, परितः यानी चारों ओर, परितः यानी क्या होता है भैया, चारों ओर होता है, यानी परितः, तो चारों ओर से सहड़हड़ा शब्दम, यानी चारों ओर से हड़हड़ाने की आवाज सहित, हड़हड़ा शब्दम यानी हड़हड़ खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आती है ना, ऐसी आवाज आती है तूफान आंधी इत्यादि चलते हैं, तो चारों ओर से हड़हड़ाने की सी आवाज सहित। आगे लिख रहे हैं, दो धूय माना नाम परसहस्र वृक्षाणाम, यानी कि बार बार अत्यधिक हिलते हुए हजारों से भी अधिक वृक्षों की, पवन वेग से पैदा होने वाले, पत्थरों को गिराने वाले झरनों की आवाजों। देखो कह रहे हैं कि परस्य सहस्र वृक्षाणाम, यानी कि जो सहस्र वृक्षों की, वाताघातात संझात पाषाण पातानाम, मतलब पवन वेग से पैदा होने वाले, पत्थरों को गिराने वाले झरनों की आवाजों से। और फिर आगे लिख रहे हैं, महांद तमसेन यानी अत्यंत अंधकार से ग्रसित, बहुत ज्यादा अंधकार से ग्रसित जीव जंतुओं के क्रंदन की, जीव सत्वानाम क्रंदनस्य च, यानी जीव जंतुओं की भयानक आवाजों से, समस्त भयानक आवाजों से समस्त गगन तल यानी कि आकाश मंडल ग्रसित होता हुआ सा, ग्रसित होता हुआ सा, कबलीकृत एव यानी ग्रसित होता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो ग्रसित हो गया है। परंतु लिखा हुआ है परम, परंतु, परंतु या तो काम सिद्ध करूंगा या देह को त्याग दूंगा, ऐसी इति
कृत प्रतिज्ञो असहु शिववीर चरो निज कार्यात ने विरमति। ऐसी जिसने प्रतिज्ञा कर ली है, ऐसा वह शिवजी का गुप्तचर अपने संकल्प से नहीं रुकता है, अपने संकल्प से दूर नहीं होता है। इस प्रकार इस पाठ में लिखा गया है। तो आशा करते हैं ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब इन लाइनों का अर्थ मैं एक बार और बता देता हूं, आप यहां से सुन सकते हैं। यहां से बता रहा हूं मैं, यहां से देखिए, परिता श, देखो एक बार और अर्थ समझ सकते हैं। मैं यहां से बता रहा हूं परिता से, ठीक है। कह रहे हैं कि चारों ओर हड़हड़ाने की आवाज के सहित बार बार बहुत ज्यादा हिलते हुए हजारों से भी ज्यादा वृक्षों की पवन वेग से पैदा होने वाले पत्थरों को गिराने वाले झरनों की आवाजों, अत्यंत खतरनाक या भयंकर या अंधकार से ग्रसित जीव जंतुओं के क्रंदन की भयानक आवाजों से समस्त आकाश मंडल ग्रसित सा हो गया है, जैसे कबलीकृत हो गया है, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। किंतु या तो कार्य सिद्ध करूंगा या देह को त्याग दूंगा, ऐसी जिसने प्रतिज्ञा की है, ऐसा वह शिवाजी का गुप्तचर अपने संकल्प से दूर नहीं हटता है, अपने संकल्प से नहीं रुकता है। इस प्रकार यहां पर वर्णन है। तो इस प्रकार से बच्चों ये पाठ हमारा पूरा हो जाता है। कार्यम व साधयेयम देहम व पातेयम, ये 9वां पाठ हमारा पूरा होता है। इसको अच्छे से पढ़ लेना। पाठ थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन हमने एक बार में ही पढ़ाया है, क्योंकि कहानी पूरी समझ में नहीं आती है फिर बाद में, ठीक है, टुकड़ों में। तो इस प्रकार से इसको आप दोबारा सुन सकते हैं, बार बार सुने, इसको जरूर देखें, बहुत मजा आएगा, अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दो। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि पूरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है। 2 पार्ट और बचे हैं आपके, बस कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामर की क्लासें भी आपकी वैसे कुछ हमने डाल रखी हैं ऑलरेडी, और कुछ क्लासें हैं जो हम ले लेंगे अभी। लाइव क्लास में आप जुड़ सकते हो, तो उसके लिए आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ना होगा। तो प्ले स्टोर पर जाइए अभी और मोबाइल एप्लीकेशन को अभी आप इंस्टॉल करिए, क्योंकि उस पर लाइव क्लास आपको मिलेंगी और नोट्स भी आपको फ्री में मिल जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो आप जाइए, लिखिए मिशन कैरियर क्लासेज, ये हमारा एप्लीकेशन है। आप उसमें टाइप करेंगे, जैसे सर्च करोगे तो उसमें आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह का लोगो दिखेगा, मैं लोगो दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, ऐसा लोगो दिखेगा, समझ जाना यही हमारे सर का वो है एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने अच्छे सुना, सबके लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतम, धन्यवाद।